स्कैम 1992 वेब सीरीज आने के बाद इंडिया में सभी लोग शेयर मार्केट को लेकर काफी इंटरेस्टेड हो गए और इसके रिस्क है तो इश्क है वाले डायलॉग ने लोगों के दिलो दिमाग में तहलका मचा दिया। इस वेब सीरीज का फर्स्ट एपिसोड 9 अक्टूबर 2020 को आया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, पर ये सिर्फ एक वेब सीरीज आ जाने के बाद सन 2021 में 1 करोड़ 42 लाख नए डीमेट अकाउंट खोले गए। पर जनरली लोगों के साथ ये प्रॉब्लम थी कि उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता था, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा स्टॉक आपको प्रॉफिट देगा, कौन सा स्टॉक आपको लॉस देगा, कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है और कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है, कौन सा राइट टाइम है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, किस टाइम हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सब हम जानेंगे आज की बुक समरी वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में, जिसे लिखा है पीटर लिंच ने। पीटर भी एक ऐसी फैमिली से आते थे जहाँ स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी बात नहीं करता था। स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने को वो एक जुआ समझते थे। उनकी पूरी फैमिली में सिर्फ उनके ग्रैंडफादर थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था। उन्होंने एक सिटी सर्विस नाम की कंपनी पर इन्वेस्ट किया था जिसे वो एक वाटर यूटिलिटी वाली कंपनी समझ रहे थे, और उन्हें पता लगा कि वो एक ऑयल कंपनी है तो उन्होंने अपने सारे शेयर बेच दिए। उसके कुछ ही महीनों बाद सिटी सर्विस के शेयर 50 गुना बढ़ गए। तब उनकी फैमिली में और भी निगेटिव बातें होने लगी स्टॉक मार्केट को लेकर। अपने पिता की डेथ के बाद ऑथर पार्ट टाइम में कैडी का काम करने लगे। कैडी मतलब गोल्फ खेलते टाइम जो छोटे मोटे सामान होते हैं उसे उठाकर रखने वाला। आपको तो पता ही होगा कि गोल्फ एक अमीरों का खेल है। जब भी कोई अमीर आदमी वहाँ गोल्फ खेलने आता तो वो हमेशा स्टॉक मार्केट के बारे में बात करता। जब उनका पोर्टफोलियो कुछ अच्छा रिटर्न देता तो वो उसे सेलिब्रेट भी करते थे। उन अमीरों को देखकर ऑथर को ये पता चला कि यार स्टॉक मार्केट इतनी भी बुरी चीज नहीं है जितना कि उसके फैमिली वाले समझते हैं। तो चलिए पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो है द मेकिंग ऑफ स्टॉक पिकर। अगर आपको भी ये लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए एक फाइनेंशियल डिग्री की जरूरत है तो आज ये गलतफहमी आपकी दूर हो जाएगी। ऑथर को भी साइंस से ज्यादा आर्ट पसंद था। भले ही उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से की हो, पर स्टॉक मार्केट में जो उनके काम आया वो मैथ की कोई एडवांस कैलकुलेशन नहीं बल्कि आर्ट की हिस्ट्री और फिलोसफी थी। क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कोई साइंस नहीं बल्कि एक आर्ट है। और अगर आप लोग बिगनर हो तब भी आप एक फंड मैनेजर से अच्छा कर सकते हो, क्योंकि अक्सर फंड मैनेजर किसी पेनी स्टॉक को नहीं खरीदता। पेनी स्टॉक मतलब वो कंपनियां जो अभी बहुत छोटी हैं या फिर उन्हें कुछ ही साल हुए हैं मार्केट में आए हुए। पेनी स्टॉक में रिस्क बहुत ज्यादा होता है और कोई भी फंड मैनेजर इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाना चाहता। अगर इन स्टॉक से उन्हें भारी नुकसान होता है तो इस केस में उनकी जॉब भी जा सकती है। इसलिए फंड मैनेजर हमेशा अपने क्लाइंट को रिलायंस, टाटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करने को कहते हैं, क्योंकि इन कंपनियों की मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है, जिससे अगर इनके पोर्टफोलियो में लॉस भी होता है तब भी उनकी जॉब नहीं जाएगी। इसलिए कोई भी फंड मैनेजर अपने जजमेंट पर उंगली नहीं उठाना चाहता। पर आपका स्टॉक मार्केट में नया नया होना ही आपकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। आप लोग रिस्क ले सकते हो, रिलायंस से छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको अपना पैसा कई सारे स्टॉक में डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ एक ही स्टॉक को बाय भी कर सकते हो। अगर आपको मार्केट सही नहीं लग रहा तो थोड़ा वेट करो जब तक कि आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए। अगर आपको ये पता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है तो ये आपके लिए और भी बड़ा एडवांटेज है। अपने दोस्तों पर नजर मारो, वो किस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, कौन से शूज पहनते हैं, आजकल कौन सी कारें मार्केट में ज्यादा चल रही, मेडिकल स्टोर में कौन सी दवाइयां डॉक्टर ज्यादा दे रहे। ये सब डिस्क्राइब करता है कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है। तो सेकंड स्टेप में हम जानेंगे कि कैसे स्टॉक आपको प्रॉफिट देंगे और कौन से स्टॉक आपको लॉस देंगे। ऑथर के अकॉर्डिंग स्टॉक 6 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है स्लो ग्रोवर्स। ये कंपनियां बहुत ज्यादा बड़ी, मैच्योर एंड स्टेबल होती हैं और ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को सालाना डिविडेंड भी पे करती है। इंडिया में ऐसी कंपनी की ग्रोथ 5 से 9% है। मंदी के दौरान ये एक अच्छे स्टॉक माने जाते हैं क्योंकि इन स्टॉक के गिरने की संभावना काफी कम होती है। ऐसे आलसी स्टॉक पीटर को ज्यादा पसंद नहीं थे। ये स्टॉक ओएनजीसी, पावर ग्रिड, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक हैं। सेकंड कैटेगरी में आते हैं स्टॉलवर्ट्स। ये कंपनियां मिड स्टॉक से थोड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिसकी सालाना ग्रोथ रेट 8 से 12% होती है। पीटर के अकॉर्डिंग इन कंपनियों में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना आपको एक अच्छा रिटर्न दिला सकता है। लॉन्ग टाइम में ये आपको 2 से 4 गुना तक रिटर्न दे सकती है। इंडिया मार्केट में ये कंपनियां टेक महिंद्रा, बजाज ऑटो जैसी कंपनियां हैं। तीसरी कैटेगरी है फास्ट ग्रोवर्स। ये स्टॉक आमतौर पर बहुत ज्यादा
ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जिनका ग्रोथ रेट हर साल 15 से 25% होता है। पीटर एडवाइस देते हैं कि अगर तेजी से फसल बढ़ने वाली हो तो उस पर आंखें खुली रखनी चाहिए। अगर तेजी से फसल उगाने वाले किसान की क्षमता खत्म हो जाती है या फिर उसकी ग्रोथ टिकाऊ नहीं होती तो ये आपको काफी भारी नुकसान पहुंचा सकती है। पीटर ऐसी कंपनियों को पसंद करते थे, उनके पोर्टफोलियो में ज्यादातर यही स्टॉक थे। इंडिया मार्केट में ये स्टॉक एसर मोटर, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक हैं। चौथी कैटेगरी है साइकिल्स। ये वो कंपनियां हैं जिसका प्राइस बिजनेस साइकिल के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। इंडिया मार्केट में टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, इंडिको जैसे स्टॉक हैं। पीटर कहते हैं कि ऐसे स्टॉक को सही टाइम में खरीदना आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। एक सही टाइम ऐसे स्टॉक के लिए सब कुछ है। जैसे टाटा मोटर्स का शेयर लॉकडाउन के टाइम 7 अप्रैल सन 2020 को मात्र 65 रुपए का था और आज जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी 12 जुलाई सन 2023 को इसका प्राइस 625 रुपए का है। पांचवी कैटेगरी है टर्न अराउंड। ये वो कंपनियां हैं जिनकी हालत अभी बहुत खराब हो चुकी है। अगर ऐसी कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करती है तो ये आपको काफी अच्छा बेनिफिट दे सकती है, क्योंकि ऐसे टाइम में इनके स्टॉक काफी कम दाम में आपको मिल जाते हैं। पर ऐसे बहुत कम केस में हो पाता है कि ये कंपनियां टर्न अराउंड कर सके। ऐसी कंपनियों में बहुत ज्यादा रिस्क भी है। इंडिया मार्केट में ये कंपनियां VI, यस बैंक जैसी कंपनियां हैं। छठी कैटेगरी है एसिड प्लेस। ये वो कंपनियां हैं जिनके पास ढेर सारा एसिड है, पर मार्केट ऐसी कंपनियों को अक्सर नजरअंदाज करता है। ऑथर एसिड के महत्व को समझते हैं, इसलिए उनके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक ऐसी कंपनी के भी थे। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऑथर बेंजामिन ग्राहम को भी ये कंपनियां बहुत पसंद थी। तीसरे स्टेप में हम जानेंगे कि कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है और कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है। अगर हम किसी स्टॉक को कम प्राइस या उसके एक्चुअल प्राइस में खरीदते हैं तभी हमें प्रॉफिट होगा, पर आप लोग किसी स्टॉक का मार्केट प्राइस देखकर उसके कम या ज्यादा होने का अनुमान लगाते हो। जैसे एक शेयर 100 रुपए का है और वहीं दूसरा शेयर 1000 रुपए का है, तो जरूरी नहीं है कि 100 वाला शेयर सस्ता हो, क्योंकि किसी शेयर की असली वैल्यू हम उसके मार्केट प्राइस से जज नहीं कर सकते। हो सकता है 100 रुपए वाला शेयर बहुत ज्यादा महंगा हो और 1000 रुपए वाला शेयर काफी सस्ता हो। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक शेयर का प्राइस है 3000 रुपए और वो आपको कमा कर देता है 300 रुपए। तो अगर हम लोग उसके प्राइस को उसके प्रॉफिट से डिवाइड करते हैं, यानी 3000 को 300 से डिवाइड करते हैं, तो आता है 10। इसका मतलब है कि आपको कंपनी से 1 रुपए कमाने के लिए 10 रुपए देने होंगे। अब मान लो कि एक कंपनी का प्राइस है 100 रुपए और वो आपको कमा कर दे रही है 5 रुपए, तो 100 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 20। यानी आपको इस कंपनी से 1 रुपए कमाने के लिए इसे 20 रुपए देने होंगे। ऑब्वियसली आप इसे समझ गए होंगे कि 3000 रुपए वाला शेयर सस्ता है, क्योंकि इसे 1 रुपए कमाने के लिए आपको सिर्फ 10 रुपए देने हैं और यहाँ 1 रुपए कमाने के लिए आपको 20 रुपए देने हैं। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया जिसे PE रेशियो कहते हैं, जिसमें आपके एक शेयर के प्राइस को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देते हैं। वैसे आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको PE रेशियो बहुत सी वेबसाइट में किसी भी स्टॉक का मिल जाएगा। पर सिर्फ PE रेशियो कम होने से ये प्रूव नहीं होता कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। इसे पता करने के लिए आपको सेम सेक्टर के बाकी शेयर के PE रेशियो को देखना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को ले लेते हैं, जिसमें टाटा मोटर्स का PE है 42, महिंद्रा एंड महिंद्रास का है 17, मारुति सुजुकी का है 35 और हीरो मोटर कॉर्प का है 21। इस केस में महिंद्रा एंड महिंद्रास का शेयर सबसे सस्ता है, पर यह ध्यान रखें कि आपको PE रेशियो के साथ कंपनी के फंडामेंटल को भी चेक करते रहना है। तो चौथा स्टेप है स्टे अवे फ्रॉम रूमर्स। देखिए मार्केट में चाहे कोई अफवाह चल रही हो या फिर आपके दोस्त ने कोई भी आपको टिप्स दी हो, इन सबसे ज्यादा कंपनी के नंबर स्ट्रॉन्ग होते हैं। नंबर से ही किसी कंपनी का स्टेटस निकलता है। कंपनी के नंबर समझने के लिए आपको इन 5 चीजों को अच्छी तरीके से समझना आना चाहिए। पहला, परसेंट ऑफ सेल्स। किसी कंपनी के जिस प्रोडक्ट की सेल सबसे अच्छी होगी वो प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट कमा कर देगा और प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ती रहेगी। और नंबर सेकंड है द कैश पोजीशन। ये डिसाइड करता है कि कंपनी का लेवल ऑफ कैश उसके एक्सपेंसेस और पेंडिंग लायबिलिटी के मुकाबले कितना है। अगर कंपनी का कैश पोजीशन ठीक होगा तो वो अपनी लायबिलिटीज को पूरा कर सकता है, कंपनी के ऊपर जो लोन है उसे कम या पूरा खत्म कर सकता है। और नंबर 3 है डेट फैक्टर। आपको पता करना होगा कि किसी कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। अगर कंपनी का डेट उसकी इक्विटी से ज्यादा है तो ऐसे स्टॉक को आपको अवॉइड करना चाहिए। और नंबर 4 है बैलेंस शीट और कैश फ्लो।
फ्लो। ये दोनों किसी कंपनी की वो नींव है जिसे आप लोग अच्छे से समझकर कंपनी का एसेट, कंपनी की लायबिलिटीज, उसके ऊपर लोन, उसका प्रॉफिट, उसका लॉस, मैक्सिमम सभी चीजों का पता लगा सकते हो। और नंबर 5 है प्रमोटर्स होल्डिंग। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोगों से ज्यादा कंपनी के बारे में उसके प्रमोटर्स जानते हैं कि कंपनी के हालात अभी क्या है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग कंपनी में अच्छी है तो इसका मतलब है कि प्रमोटर्स को खुद पर भरोसा है कि वो कंपनी को और भी अच्छी ग्रोथ दिला सकते हैं। और 5वां स्टेप जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, थिंक वंस बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है जहां आपको पैसे की जरूरत है, आपको पता है कि 1-2 साल के अंदर मुझे इस चीज के लिए पैसा चाहिए, तो ऐसे पैसे को आपको स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है। हो सकता है आपकी लगाई गई कीमत आधी या उससे भी कम रह जाए और उसके बाद तुरंत आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए। इसलिए अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तभी इन्वेस्ट करें क्योंकि लॉन्ग टर्म ने शेयर मार्केट को सबको अच्छा ही प्रॉफिट दिया है। इसलिए अपने पैसे को सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।